जस्ट अ सेकंड। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी मैथ की क्लास को। और यहाँ पे बच्चों हम एक नए अध्याय पर बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना भी होगा, क्या है इसके अंदर की बातें सब कुछ जानेंगे। लेकिन एक बार सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। मेनली अगर मैं बात करूँ तो ये बच्चों आपका प्रारंभ है। बेसिक्स पर हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बेसिक मैथ के बारे में बताया, लॉग के बारे में बताया। इसके बाद यार बच्चों हमने सेट्स के बारे में भी पढ़ा। सेट्स में मेरे को बैरली क्या बताना था आपको, संक्रियाएं, यूनियन, इंटरसेक्शन, एप्सिलॉन, ये जितना भी होता है मैंने कहा सब एक साथ निपट लेते हैं इनसे, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह भी कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस में। अब कल जैसे मैंने आपको कहा था कि एडवांस का हमने क्वेश्चंस किया था 2024 का, जो कि रिसेंट में आया था। तो लॉग की प्रॉपर्टीज से वो क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। तो बेसिक इसलिए यार जरूरी होता है। तो हेलो बेटा पंकज, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। रिया हेलो बेटा, गुड इवनिंग। मुस्कान खंडेलवाल हेलो, जय श्री कृष्णा बेटा। अभी तक बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाया, एक तो बेसिक मैथ, ठीक है, बेसिक मैथ एंड लॉग, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। इसके बाद दूसरा बच्चों हमारा जो चैप्टर था वो था सेट्स, ठीक है, समुच्चय। अब यहां पे हम तीसरा चैप्टर प्रारंभ करेंगे, लेकिन इस संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले क्या होता है बेटा, ये फंक्शन, संबंध, फलन, ठीक है। यहां पे मुझे आप ये दोनों चैप्टर्स के बारे में बताइए कि क्या आपको सेट्स और बेसिक मैथ एंड लॉग के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गई कि सर मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपके डीएसए के क्वेश्चंस कर लिए सर, आपने जो भी क्वेश्चन दिए, क्योंकि अब बच्चों आगे और ज़्यादा चीज़ें आने वाली है आपके पास, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। आपको मैं बता दूं कि बेसिक मैथ एंड लॉग और सेट, इसको बना के मैंने एक मॉड्यूल बनाया है, जिसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन डाले हैं, 60 क्वेश्चन डाले हैं एक एक्सरसाइज में। तो आप ये मत सोचना कि प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो गई। बच्चा कह रहा है क्लियर है। शिव हेलो बेटा, हेलो, यस सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब क्योंकि मैं मॉड्यूल्स आपके घर तक भेजूंगा, हार्ड कॉपी होगी, आपको हम पीडीएफ भी देंगे, तो आपके पास कहीं ना कहीं नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की बौछार होगी। अभी जब स्टार्टिंग था टाइम तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे थे। अब कहीं ना कहीं बच्चा टीचर्स की भी स्पीड बढ़ेगी, तो आप पहले से ही तैयार रहिए। एक बच्चा मैंने मुझे कॉल किया था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है ना, और मुझसे कहा था कि सर मेरी कोचिंग में जो क्लासेस है वो 7 घंटे लगती है सर, 8 घंटे मेरी क्लास लगती है। इसके बाद बच्चे ने कहा कि सर मुझे होमवर्क भी मिलता है, ठीक है ना, यहीं का था बेटा, रैंक प्लस का, ठीक है। अब उस बच्चे ने कहा कि सर मैं कैसे मैनेज करूं। मैंने उस बच्चे को एक ही जवाब दिया कि बेटा अगर आईआईटी में जाना है तो मैनेज शब्द तो हटा दो। आपके लिए मैनेज तब किया जाता है किसी के लिए भी जब हमारे लिए वो कोई ऑप्शंस हो। हमारी तो रियलिटी यही है कि हमें जाना ही आईआईटी में है, तो हमारे पास और दूसरा काम नहीं होना चाहिए। सोने के अलावा हमारे पास एक ही काम होना चाहिए, वो होनी चाहिए पढ़ाई। आपको बच्चा टोटल 14 आवर्स निकालने पड़ेंगे, 14 आवर्स, 14 घंटे निकालने पड़ेंगे। हमने आपको काफ़ी सही, अगर मैं अदर इंस्टीट्यूट की बात करूं बेटा 3-3 घंटे क्लासेस लेते हैं, ठीक है, 3-3 घंटे क्लासेस लेते हैं। लेकिन इसमें अगर बात करें तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे इंस्टीट्यूट में 3 घंटे क्लास चल रही है, उसमें थोड़ी देर बातें होंगी, शायरी होंगी, ये सब होगा, तो वो जो कंटेंट होता है वो 1 घंटे से भी कम का होता है। हम आपको कोई यहाँ पे बातें या वो शायरी वगैरह नहीं होगी, 1 से सवा घंटे आपकी क्लास होती है जिसमें आपको प्योरली कंटेंट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा अगर आप 14 घंटे देने के लिए तैयार हो तो मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि आप सही डायरेक्शंस में जा रहे हो, आपका सिलेक्शंस डेफिनेटली होगा। आप में से कितने बच्चे हैं जो अभी डेली के 14 घंटे तैयारी कर रहे हैं? अगर मैं हमारी क्लासेस के टाइमिंग की बात करूं
तो लगभग 4.5 से 5 घंटे, 5 घंटे अगर ले लूँ यहाँ से, तो अदर जो 9 घंटे हैं क्या आप दे रहे हो आप में से कोई बच्चा? पंकज बेटा, हेलो बेटा, हेलो। आपका गुड इवनिंग के बाद कोई अदर मैसेज नहीं आता, हाँ ना का। तो यार 9 घंटे बेटा आपको डेली के निकालने पड़ेंगे, और इस डेली में मतलब कि डेली एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। एक दिन मिस हुआ मतलब कि आपको नेक्स्ट डे 18 घंटे देने पड़ेंगे, और अगर 2 दिन मिस हुआ तो आपको नेक्स्ट डे 27 घंटे देने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी भी अपने ऊपर अगर लोड आने दोगे तो बच्चों वो आपके बैकलॉग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सर नोट्स पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है क्या? पंकज बेटा ये जो वर्ड है ना कि सर सिलेक्शन हो सकता है क्या, ये बहुत मतलब मैं कहूँगा ऐसा वर्ड है जो आपके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाता है, आपके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाता है। आपको हमेशा अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पढ़ाई करके सिलेक्शंस लूंगा। हो सकता है ये अदर है, लेकिन आपको बच्चा अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चाहे मुझे सर कितनी भी तैयारी करवाएं नहीं करवाएं, लेकिन मैं अपना सिलेक्शंस हाउ एनी कंडीशन लेके रहूंगा। तो मैंने जैसा कि कहा कि बेटा सब आपके तैयार हो रहे हैं, मॉड्यूल्स वगैरह भी तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगे आपके मॉड्यूल्स, ठीक है, मिल जाएंगे बेटा। हार्ड कॉपी मिलेगी मॉड्यूल्स की। तो इन 2 चैप्टर्स के मॉड्यूल्स वैसे ही तैयार हो गए, बाकी मॉड्यूल्स भी तैयार है लगभग, तो आपके पास बच्चों ये मॉड्यूल्स भेजे जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया शिव बेटा, अगर आप 15 घंटे डेली दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन फंक्शन। यार अगर मैं संबंध फलन की बात करूं तो इस चैप्टर की एक खासियत ये है कि अगर बच्चों आपका कहीं जेई मेंस का पेपर है या जेई एडवांस का पेपर है, आपके इनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, जो कि कॉमन है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता है वेक्टर 3D से आ जाते हैं, या इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन से आ जाते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी इस चैप्टर से डरते हैं। इसका रीज़न है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कहलाता है। ये बच्चों चैप्टर ऐसा अकेला एक चैप्टर है जिसका उपयोग सारे चैप्टरों में होता है। रिलेशन फंक्शन का ये ऐसा चैप्टर है बेटा कि इसके जो कंसेप्ट होते हैं वो अदर चैप्टर्स में यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इसको बेटा नहीं पढ़ा तो आप कहीं ना कहीं बहुत चीजें मिस कर दोगे। इसका एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। संबंध क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। संबंध के प्रकार में से एक क्वेश्चन आता है, बताऊंगा, ठीक है। तो इसका यूज बहुत है आपके कोर्स में, या मैं कहूँगा आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर्स में। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में काफ़ी दिनों तक ये चलेगा, इसको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर 1 है, तो इसके बारे में एक बार देखते हैं कि भाई चैप्टर प्रोग्रेस। चैप्टर प्रोग्रेस में अगर मैं बात करूं तो बच्चों सेट्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, सेट्स का उपयोग होता है बेटा संबंध फलन में। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, सेट्स से स्टार्ट करते हैं संबंध फलन के चैप्टर्स को, लेकिन हमने अभी रिसेंट में सेट पढ़ा है तो इसको हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं, फिर आता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है ना, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इसके बाद आता है बच्चा संबंध। संबंध के बाद आता है संबंध का प्रांत एवं परिसर। फिर आता है बेटा संबंधों के प्रकार। इसके बाद आता है फलन। यहां से क्वेश्चंस आएगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन में पक्का है। संबंधों के प्रकार में से क्वेश्चंस आता है एक, ठीक है। फलन का प्रांत सहप्रांत परिसर के बारे में जानेंगे। इसके बाद बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण फलन के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण फलनों से मतलब आपको मैं बता दूं कि परिमेय फलन, अपरिमेय फलन, ठीक है ना, मापांक फलन और महत्तम पूर्णांक फलन, ये कुछ महत्वपूर्ण फलन होते हैं। जैसे ये वाला फलन हो गया, मापांक फलन हो गया, ठीक है ना, सिग्नम फलन हो गया, सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये सबके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद फलनों का वर्गीकरण 12th में आता है बेटा, लेकिन इसको मैं अभी करवा दूंगा। ये 11th और 12th का कंबाइंड में यहाँ पे एक ही साथ करवा रहा हूँ पूरा। फलनों के वर्गीकरण के बाद संयुक्त फलन आ जाएगा। संयुक्त फलन के बाद सम व विषम फलन आ जाएगा। आवर्ती फलन पढ़ेंगे,
प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे, उसके बाद फलनीय समीकरण और उसके बाद आरेखों का रूपांतरण। अगर मैं सिंपल सी बात कहूं तो यहाँ पे मैं पूरा आपका फलन जो चैप्टर है वो फिनिश करवा दूंगा, चाहे 11th का हो या 12th का हो, दोनों का यहाँ पे फ्री हो जाओगे आप। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगेन बच्चों यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो या आपको लग रहा है कि सर आपने ये टॉपिक तो मिस कर दिया, तो आप मुझे बता भी सकते हैं। वैसे काफ़ी टाइम से बच्चों मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो कोई चीज़ मिस नहीं है। पूरे चैप्टर का डेटा पहले ही तैयार होता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हमने इसको पढ़ानी है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कर्मित युग्म। कर्मित युग्म होता है बेटा ऑर्डर पेयर। कर्मित युग्म काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा कि क्या होता है कर्मित युग्म का मतलब, तो नाम में ही पता चल रहा है ऑर्डर पेयर। ठीक है ना, किन्हीं अवयवों का वह युग्म जहां पे क्रम निर्धारित हो। यहां पे कहेंगे अवयवों का वह युग्म, अवयवों का वह युग्म जिसमें अवयवों का क्रम, जिसमें अवयवों का क्रम निर्धारित होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, एक युग्म होता है बेटा, सिंपल सा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे कर्मित युग्म लिखना है, सर कर्मित युग्म लिखना है, तो कर्मित युग्म बेटा आप लिख सकते हैं सिंपल a, b। ठीक है ना, ये a, b किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एक युग्म को रिप्रेजेंट करेगा, एक कर्मित युग्म है ये। ठीक है, युग्म क्यों, क्योंकि दो अवयव हैं इसमें, और इसको कोष्टक में लगा देना। कर्मित क्यों, क्योंकि यहां पे क्रम निर्धारित होगा। ठीक है, अर्थात कर्मित युग्म में, अर्थात कर्मित युग्म में अवयवों का, अर्थात कर्मित युग्म में अवयवों का क्रम नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। मतलब यहां पे बच्चा अगर कर्मित युग्म है तो उनका क्रम कभी भी मत बदलना। ठीक है, क्रम निर्धारित होता है। अवयवों का वह युग्म जिसमें अवयवों का क्रम क्या होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, अब अर्थात कर्मित युग्म में अवयवों का क्रम नहीं बदल सकते हैं। इसका मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं कि a, b नॉट इक्वल्स टू b, a। ठीक है ना, ये अलग अलग होता है। a, b कभी भी b, a के बराबर नहीं होता। ओके बच्चा, क्लियर है? आगे चलें बच्चों, आगे चलें। समझ में आया कर्मित युग्म का मतलब? सिंपल ऑर्डर पेयर का मतलब बताया मैंने। ऑर्डर पेयर मतलब क्या होता है, जिनका ऑर्डर पहले से ही निश्चित हो। ओके, क्लियर हुआ बच्चा? पंकज सो गए? शिव, रिया, यस सर क्लियर है। मुस्कान, आगे चलें। क्लियर है? यदि दो कर्मित युग्म, यदि दो कर्मित युग्म समान हो, ध्यान देना बच्चा, यदि दो कर्मित युग्म समान हो तो यदि दो कर्मित युग्म समान हो तो उनका प्रथम घटक
समान होगा, प्रथम घटक समान होगा तथा द्वितीय घटक भी या अवयव द्वितीय घटक भी समान होगा। ठीक है बच्चा, इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा, अगर मुझे यहां पे a कोमा b बराबर दे रखा है x कोमा y, मुझे अगर बता रखा है कि ये दो कर्मित युग्म बराबर हैं, तो आपको पता है इसमें जो इनका प्रथम घटक है, प्रथम घटक मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं कि a बराबर कितना हो जाएगा x, और यहां पे b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, b बराबर y होगा। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। अगर दो कर्मित युग्म समान होते हैं तो इनका प्रथम घटक बराबर होगा तथा द्वितीय घटक भी समान होगा। a का x के बराबर, b का y के बराबर, ये कर्मित युग्म के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, अगेन बच्चों यहां पे जैसे कि मैंने कहा कि दो कर्मित युग्म समान के बारे में बता दिया। अब यहां पे जैसे कि अगर मैं कहूं कि a कोमा b कभी भी बराबर नहीं होता है बेटा b कोमा a के। क्लियर है बच्चों, a कोमा b कभी भी बराबर नहीं होता b कोमा a के। मतलब अगर क्रम परिवर्तित कर देते हो तो यहां पे हमेशा ध्यान रखना, अगर क्रम बदल देते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि कर्मित युग्म क्या हो जाता है, बदल जाता है। ओके, चलिए अगेन यहां पे अगर मैं इसमें लिख दूं कि x कोमा y बराबर बराबर 2 कोमा 3, ठीक है, तो आप यहां पे बोल सकते हो कि सर x की वैल्यू 2 होगी तथा y की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, x की वैल्यू 2, प्रथम घटक समान होंगे तथा द्वितीय घटक समान होंगे। क्लियर है। चलिए इसके बाद कर्मित युग्म को सदैव छोटे कोष्टक से व्यक्त किया जाता है। कभी भी बेटा मंझले ब्रैकेट में मत लिखना, वो कर्मित युग्म नहीं होता। ठीक है, आपने जैसे इस तरीके से लिख दिया 1 कोमा 2, ये कर्मित युग्म नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 कोमा 2, ये आपका कर्मित युग्म है। ये तरीका गलत है, ये तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए कर्मित युग्म के बारे में। ठीक है, हमेशा ऑर्डर पेयर, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सर क्या कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, छोटी सी कर्मित युग्म के बारे में बताया जिनका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, निर्धारित होगा। ठीक है ना, डिफाइंड होगा पहले से ही। चलिए जैसे कि यहाँ पे ये प्रश्न है बेटा, ये प्रश्न हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि ये दोनों है तो x और y का मान ज्ञात करना है, तो सारे बच्चे मुझे बता सकते हैं कि अगर ऑर्डर पेयर समान है, कर्मित युग्म बराबर है, तो 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस का 3, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी भाई, 10 निकलेगी। y की वैल्यू 10 आ गई तो 2x प्लस ये हो जाएगा 10 बराबर 5, तो यहाँ से x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, तो 2x बराबर ये आ गया बेटा माइनस का 5, x की वैल्यू हो जाएगी -5/2, ये बेटा x का मान आंसर। हर एक बच्चे को आना चाहिए। पंकज बेटा आपको क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, आपका बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं आता, या तो पढ़ने में मजा नहीं आता या फिर क्लास में अच्छा नहीं लगता, इसलिए चले जाते हो। हाँ या ना पंकज, क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है, जल्दी बताइए।
y बराबर 10 और x बराबर -5/2। चलिए, अगर आपने बच्चा नोट्स को फॉलो कर लिया ना, मतलब आप समझ लो कि आपका IIT कोई नहीं रोक सकता। एक तो हमारे नोट्स में से यहीं से आ जाता है जो हम आपको पढ़ाते हैं, ऊपर से जो आपको मॉड्यूल देंगे उसमें से आने के चांसेस 100% है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि बहुत आसान है, शायद मेरे हिसाब से हर एक बच्चा कर सकता है। x + 3 बराबर बच्चों यहाँ पे 3 है, y - 5 बराबर यहाँ पे कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर यहाँ पे कितना हो गया 0 और y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 5। तो x 0 y 5। ये बहुत सिंपल है, इसको करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे करवाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट कि हाँ सर कर्मित युग्म क्या होता है। अब बच्चे कहेंगे कि सर चैप्टर चल रहा है संबंध फलन, आप पढ़ा रहे हो कर्मित युग्म, तो अभी धीरे धीरे बेटा आएगा। आपको पता है संबंध फलन तक जाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, आपका कर्मित युग्म। ठीक है, कर्मित युग्म के बाद बेटा मुझे आपका क्लियर करना पड़ेगा कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन अब आएगा इसके बाद। अगर कर्मित युग्म नहीं आता तो कार्तीय गुणन नहीं आएगा, कार्तीय गुणन नहीं आता तो आपको बेटा संबंध नहीं आएगा समझ में, और संबंध अगर नहीं आता तो बेटा आपको फलन नहीं आएगा। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मित युग्म अगर आ गया तो इसका पार्ट आता है बेटा किसमें, कार्तीय गुणन में। कार्तीय गुणन आ गया तो संबंध आ जाएगा, संबंध आ गया तो फलन आ जाएगा। ठीक है जी सर, प्रेजेंट है, सब क्लियर हो रहा है। चलिए तो समझ गए भाई, कार्तिक यहाँ पे अगर मुझे संबंध तक जाना है तो पहले कर्मित युग्म क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद कार्तीय गुणन क्लियर करना पड़ेगा। अब कर्मित युग्म कितने बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ सर कर्मित युग्म क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अब यहां पे बात करते हैं बेटा समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्तीय गुणन। इसको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं बेटा, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, मेरे पास दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए है, ए में तीन नाम है। ठीक है, तीन नाम है, रिया, मुस्कान, छोटा छोटा नाम लिख देता हूं, ठीक है ना। हाँ, फालतू में इतना ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं इसको, वरना मुझे बार बार लिखने पड़ेंगे ये नाम, तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो यहां पे हो गई रिया, ये हो गया मुस्कान। ठीक है, पी से हो गया पंकज, एस से हो गया शिव। ठीक है, ए सेट है, ए सेट में रिया, मुस्कान, शिव, पंकज, ये चार बच्चे, ये सेट ए है। सेट बी है बेटा, यहां पे सेट बी की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेटा क्या है, शहरों के नाम है। शहरों के नाम अगर बोले तो गोवा, दुबई, मलेशिया। या गोवा, दुबई और मालदीव। ठीक है, इन तीनों के नाम बेटा आपने सुने होंगे, कहीं इन तीनों शहरों के नाम सुने हैं आपने? गोवा, दुबई, मालदीव, तीन शहर है। ठीक है, अब मैंने कहा कि हमारी क्लास में चार बच्चे होनहार निकले। ठीक है ना, चारों का एडवांस में सिलेक्शन हुआ, एडवांस में सिलेक्शन हुआ, रिया, मुस्कान और यहां पे अगर मैं बात करूं पंकज, शिव। इन चारों बच्चों का एडवांस में सिलेक्शन होने पर हमने कहा कि बेटा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपको हम यहां पे चॉइस दे रहे हैं। रिया को, मुस्कान को, शिव को, पंकज को, चारों को हमने ऑप्शन दिया कि बेटा आप चाहो तो एक जगह पे जा सकते हो, आप चाहो तो तीनों जगहों पे जा सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे रिया को बोला, रिया आप किस में जाना पसंद करोगे? आप चाहो तो गोवा, दुबई, मालदीव में जाओ, या फिर आप 2 में जाओ, या फिर तीनों में घूमने जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि रिया बेटा, सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, आपको मैंने ऑप्शन दिया कि बेटा गोवा जाओगे, दुबई जाओगे, मालदीव जाओगे। आप तीनों में जा सकते हो, 2 में जा सकते हो, या 1 में जा सकते हो। आप क्या चूज करोगे? घूमना फ्री है, कोई खर्चा नहीं है, ठीक है ना। एक दिन गोवा, एक दिन दुबई, एक दिन मालदीव। तो क्या तीनों में जाओगे या 1 में ही जाओगे बेटा? या बोलोगे कि सर नहीं जाना, मुझे घूमना पसंद ही नहीं है? जल्दी। तो मेरे हिसाब से अगर कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो वो यही कहेगा कि मुझे तो तीनों में जाना है। हाँ, रिया ने कहा कि तीनों, वेरी गुड। तो यहाँ पे रिया ने जैसे बोला कि मुझे तो सर तीनों में जाना है, गोवा भी जाना है, दुबई भी जाना है, और मालदीव भी जाना है। ठीक है, क्यों छोड़ूंगी सर, फ्री में भेज रहे हो तो। चलिए, इसके बाद बच्चा मुस्कान की बारी आती है। मुस्कान से पूछा, ठीक है, अगर मुस्कान को घूमने का शौक होगा तो मुस्कान भी क्या बोलेगी कि मुझे तीनों जगह जाना है। आई एम राइट बेटा? क्या मैं सही बोल रहा हूं? मुस्कान बेटा, मैंने जो लिखा अगर गलत लिखा हूं तो बोल देना कि नहीं सर मैं नहीं जाऊंगी। यहां पे दुबई भी गए हो, मुस्कान मालदीव भी गई, गोवा भी गई। क्या मुस्कान सही मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है कि आपको मैंने तीनों जगहों पे भेजा? अगर कहीं पे नहीं जाना हो तो मुझे बता दो, मैं हटा दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे मुस्कान ने बोला मुझे तीनों जगहों पे जाना है सर, मेरे को अगर आप भेज रहे हो फ्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पंकज ने तो पहले ही बोल दिया कि सर तीनों में जाएंगे। सर मैं तो 2 जाऊंगी, गोवा तो 3 बार हो आई। ओके, ठीक है, लेकिन अगर फ्री में मिल रहा है तो मेरे हिसाब से बेटा आप नहीं छोड़ोगे। जहां अगर 2 बार होके आए, 3 बार, मेरे को खुद को यार अगर कोई ऐसे भेजेगा तो मैं क्यों बोलूंगा कि मैं बोलूंगा मुझे जाना है डेफिनेटली। पंकज ने मुझे पहले ही बोल दिया कि सर मैं तो तीनों जगह जाऊंगा। पंकज दुबई भी गया, गोवा भी गया, और मालदीव भी गया। शिव बेटा तुम्हारा कोई और इरादा हो तो बता देना, वरना तुम्हें भी मैं तीनों ही जगह भेज रहा हूं। ठीक है, तुम्हारी बिना परमिशन के। शिव भी कहेगा सर मुझे गोवा भेजो, दुबई भी भेजो, और मुझे मालदीव भी भेजो। ठीक है, यही बच्चों क्या होता है? यही होता है कार्तीय गुणन। क्या होता है? यही होता है बेटा कार्तीय गुणन। अभी समझ में आ जाएगा। कार्तीय गुणन का मतलब ही मैंने आपको सिखा दिया बातों बातों में। इसको मैं A क्रॉस B से व्यक्त करता हूं। सबसे पहले कार्तीय गुणन क्या होता है? किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का, किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के प्रत्येक अवयव के साथ कर्मित युग्म जो बनता है उनका संग्रह कहलाता है बेटा कार्तीय गुणन। क्या कहलाता है? उनका संग्रह कहलाता है कार्तीय गुणन। अब देखो यहां पे अगर मैं A क्रॉस B की बात करूं, ठीक है, A क्रॉस B की बात करूं तो इसमें कौन कौन सा आएगा? यहां पे आएगा रिया कहां गई? रिया गोवा गई। ठीक है, ये बेटा एक अवयव है, ये एक अवयव है, रिया गोवा गई। फिर मैं बात करूंगा रिया कहां गई? रिया दुबई गई, ये दूसरा अवयव। फिर यहां पे बात करूंगा कि रिया कहां गई? रिया मालदीव भी गई। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अवयव ने समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ क्या बनाया? कर्मित युग्म बनाया। हाँ या ना? सभी ने क्या बनाया बच्चा? कर्मित युग्म बनाया यहां पे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं मुस्कान की बात करूं तो मुस्कान गोवा, अगेन मुस्कान दुबई, अगेन यहां पे मुस्कान मालदीव। तो यहां पे जो नेक्स्ट अवयव था मुस्कान, उसने भी समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्या किया? कर्मित युग्म बनाया। क्या बेटा समझ में आया? क्लियर हुआ? और अगर मैं यहां पे बात करूं उसके बाद पंकज की,
तो पंकज भी बेटा कहां कहां गया, गोवा गया। उसके बाद पंकज कहां गया, पंकज कहां गया, फिर गया ये दुबई। इसके बाद अगेन यहां पे पंकज कहां गया, मालदीव। ठीक है, अब यहां पे बचा कौन, शिव। तो शिव भी दुबई गया, शिव भी गोवा गया, शिव भी मालदीव गया। ध्यान रखना। तो ये बच्चों क्या होता है, इसी को हम कहते हैं कार्तीय गुणन। इसी को हम कहते हैं बेटा क्या, कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्तीय गुणन में क्या होता है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ जो कर्मित युग्म बनता है, इनका संग्रह, इनका संग्रह क्या कहलाता है बेटा। इसमें एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं पूछूं कि बेटा इस कार्तीय गुणन में कितने अवयव हैं, ये कार्तीय गुणन भी एक समुच्चय है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने अवयव हैं, तो देखो ए में बेटा कितने अवयव थे, यहां पे ए में अवयव थे 1 2 3 4, ए में 4 अवयव थे। यहां पे अगर मैं बोलूं बी में बेटा कितने अवयव थे, बी में 3 अवयव थे। तो आपको पता है कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होगी बेटा, सिर्फ आपको पहले और दूसरे को क्या करना है, गुणा करना है, 12 अवयव। क्या 12 अवयव नजर आ रहे हैं आप सभी को, क्या आपको 12 अवयव नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 अवयव का जो समुच्चय होगा वही क्या कहलाएगा बेटा, यहां पे कार्तीय गुणन कहलाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कार्तीय गुणन का मतलब, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। अगर कार्तीय गुणन आ गया तो फिर संबंध आ जाएगा। कर्मित युग्म, अब यहां पे आर गोवा है तो कभी भी गोवा आर नहीं होगा। अगर बच्चा यहां पे मैं कहूंगा आर गोवा है तो आप इसको कभी भी क्या नहीं लिख सकते हो, गोवा आर नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा। कार्तीय गुणन, यहां पे ए क्रॉस बी से इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यहां पे किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का किसी अन्य समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ कर्मित युग्मों का संग्रह क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का, किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का किसी अन्य समुच्चय, इसमें बेटा जो समुच्चय होगा वो अरिक्त होना चाहिए, ध्यान रखना। इसमें जो समुच्चय होगा वो कैसा होना चाहिए, अरिक्त। ठीक है, कैसा होना चाहिए बेटा, अरिक्त होना चाहिए। अरिक्त का मतलब नल सेट नहीं हो, फाई वाला नहीं हो। किसी अरिक्त समुच्चय के प्रत्येक अवयव का किसी अन्य अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ कर्मित युग्मों का संग्रह, कर्मित युग्मों का संग्रह कार्तीय गुणन कहलाता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है।
किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई दिक्कत? मैंने यहाँ पे बेटा बता दिया था, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? A क्रॉस B है, A क्रॉस B है तो यहाँ पे A कोमा B होगा। A क्रॉस B है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? A कोमा B। और यहाँ पे जो A लिया जाएगा वो समुच्चय A में से लिया जाएगा और जो B लिया जाएगा वो समुच्चय B में से लिया जाएगा। क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत इसमें कि हाँ A क्रॉस B जो होता है वो क्या होता है? कर्मित युग्मों का संग्रह होता है। इसमें सारे कर्मित युग्म ले लिए जाएंगे। क्या ले लिए जाएंगे? सारे नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, और हमेशा बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। मतलब कार्तीय युग्म की अगर मैं बात करूं, कार्तीय गुणन की, तो इसमें क्रम कभी भी नहीं बदल सकते हो। आप ये नहीं बोलते हो कि A क्रॉस B बराबर होगा B क्रॉस A के, नहीं। ठीक है, A क्रॉस B अलग है, B क्रॉस A अलग है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्तीय गुणन होता है। ये वेक्टर से मत जोड़ना बेटा, वो A क्रॉस B अलग है, वेक्टर वाला क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो अलग होता है बेटा। वेक्टर तो अभी तक पढ़ाया ही नहीं है मैंने, अभी तक मैंने वेक्टर तो पढ़ाया ही नहीं है। मैंने तो क्या पढ़ाया? अभी सेट्स पढ़ाया है, वो तो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगर बच्चा यहां पे मैं फिर से बताऊं कि अगर यहां पे A में अवयवों की संख्या P तथा B में अवयवों की संख्या कितनी हो बेटा? Q हो। अगर A में अवयवों की संख्या कितनी है? P है, और B में अवयवों की संख्या Q हो, तो कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? PQ। ध्यान रखना, दोनों का क्या होता है? गुणा होता है। अगर A में अवयवों की संख्या P और B में अवयवों की संख्या Q हो, तो यहां पे कितना हो जाता है बच्चा? PQ हो जाता है, सिंपल सा। ठीक है, चलिए यदि कार्तीय गुणन में कोई समुच्चय रिक्त हो तो कार्तीय गुणन में मतलब यहां पे बेटा फिर कार्तीय गुणन क्या होगा? फाई के बराबर होगा। A क्रॉस B को मैं क्या लिखूंगा बेटा? यहाँ पे फाई लिखूंगा। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना, अगर A और B में से कोई भी रिक्त आ जाए समुच्चय A या B में से, तो वो क्या हो जाता है बेटा? फाई होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और चीज बच्चा बता रहा हूं, अगर आपके पास A के अवयव P है, ठीक है, B के अवयव आपके पास क्या है? B के अवयव यहां पे Q है, और C के अवयव बच्चा यहां पे क्या है? R है। तीन समुच्चय दे रखे, A, B और C यहां। तो आपको पता है N A क्रॉस B क्रॉस C, इसमें अवयवों की संख्या बेटा PQR होगी। ठीक है, और इसको बेटा त्रिक कार्तीय गुणन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ट्रिक भी होता है, ट्रिपलेट भी होता है, ध्यान रखना। क्या होता है बेटा? कभी कभी ट्रिपलेट भी होता है। ठीक है, ट्रिपलेट कहते हैं इंग्लिश में। सेम होता है, A क्रॉस A, ये ट्रिपलेट होता है। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम?
इसको यहां से हटाऊंगा, ठीक है ना, ये ज्यादा बेटर है। चलिए, ये बच्चा क्लियर हुआ आपको, यस और नो? आ गया? इसको हटा दूं क्या यार, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो? आपको अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या इसको हटा सकता हूं? इसको हटा सकता हूं यहां से, ये वाला अगर आपने लिख दिया हो तो। अगर आपका क्लियर है तो बेटा इसको मैं हटा सकता हूं, इस वाली चीज को, हाँ या ना? लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, फिर मत बोलना सर कि आपने हटा दिया, हमने नोट नहीं किया था। जल्दी बताओ यार, जल्दी बताया करो, क्या इसको हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं? हटा दूं? चलिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे, शायद ये चीज आप इजीली कर लोगे अगर मैं यहां पे एक क्रॉस भी निकालूं तो, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूं बेटा, यहां से ध्यान रखना, आगे दोबारा लिखवा दूंगा, ठीक है ना, आगे दोबारा लिखवा दूंगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा वो चीज नहीं है। ओके, चलिए, ओके। अब जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं बेटा, इसका मुझे कार्तीय गुणन, अगर मैं ए की बात करूं तो ए में क्या क्या अवयव हैं? 1, 2 और 3। अगर मैं यहां पे बी की बात करूं तो बी में बच्चा क्या क्या अवयव हैं? ए, बी, सी। तो अगर बच्चा मुझे यहां पे ए क्रॉस बी निकालना है तो मैं आंख बंद करके क्या कर सकता हूं? यहां पे ये हो जाएगा 1 कोमा ए, 1 कोमा बी और 1 कोमा सी। इसके बाद यहां पे आ जाएगा 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा सी। अगेन यहां पे 3 कोमा ए, 3 कोमा बी और 3 कोमा सी। तो आई होप आपको ये चीजें आती हैं, मतलब इसमें कोई ऐसी नहीं है कि कोई बड़ी चीज है। सर नेटवर्क इशू था, चलिए कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। चलिए, ये चीज हो गई बेटा, क्लियर है? आई होप आप इसको क्लियर, मतलब कि सब समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी आपको अभी भी, कि अगर ए में हमारे पास कितने अवयव हैं? पी हैं, तथा बी में हमारे पास क्यू अवयव हैं, तो कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? पी क्यू। कितनी हो जाएगी? पी क्यू। ध्यान रखना, यहां पे भी बच्चा दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई ए या बी में से कोई फाई है, यदि ए या बी में से कोई रिक्त समुच्चय है, तो यहां पे बेटा ए क्रॉस बी क्या बन जाता है? फाई बन जाता है, ठीक है। ये भी लिखवाया था। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न है यहां पे बच्चा, अगर मुझे ए क्रॉस बी दे रखा है, ए क्रॉस बी मुझे कितना दे रखा है? 1 कोमा 4, 2 कोमा 3, 3 कोमा 5, 4 कोमा 2, 2 कोमा 3 और 4 कोमा 5। अगर कभी ऐसा कुछ बच्चों आपको दे रखा है और आपसे बोला है कि मुझे समुच्चय ए निकालो, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके जो पहले अवयव है ना, उनको ले लो। पहला अवयव क्या आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है, इसके बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, जो रिपीट हो उसको नहीं लेना। ये लो बेटा, ए आ गया। अगर कोई मुझसे यहाँ पे बी पूछे तो मैं यहाँ पे दूसरे वाले 4, 3, 5, 2, मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपके पास 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 हो गया, 2 हो गया और 4 भी हो गया, 5 भी हो गया।
बच्चे कहेंगे कि सर क्या ये ए क्रॉस बी पूरा है क्या? अभी बेटा ये पूरा नहीं है, ठीक है ना, ये पूरा नहीं है, इसका ये अंश कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पता है टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 4 गुणा 4। अगर मैं यहाँ पे एन ए क्रॉस बी की बात करूं तो ये टोटल कितने निकलेंगे बच्चा, यहाँ पे 4 क्रॉस 4 मतलब 16। ए में 4 बी में 4, तो 4 क्रॉस 4 यहां पे कितने हो जाएंगे बच्चा, 16। आपसे मैं पूछता बचे हुए कर्मित युग्म निकालो, तो आप वो भी आपको निकालना आना चाहिए कि एक का 2 के साथ भी आएगा, एक का 3 के साथ भी आएगा, एक का 4 के साथ दे रखा है, एक का 5 के साथ भी आएगा, 2 का 2 के साथ भी आएगा, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक, 2 3 4 5, बिल्कुल बेटा, 1 2 3 और 4। क्या बच्चों क्लियर हुआ? ये कोई डाउट हो तो बताओ कि सर ए नहीं निकाल सकते हैं, बी नहीं निकाल सकते हैं, निकाल दोगे? ये इसको नहीं निकालना चाहिए क्वेश्चन, ये पता है ऐसे अगर मैं बोलूं तो गलत क्वेश्चन कहलाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर, ये कहता कि ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय, ठीक है, ये इस तरीके से वर्ड होना चाहिए था, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, ठीक है, उपसमुच्चय यहां पे दे रखा है, ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है, ये ए क्रॉस बी नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो बेटा टोटल कितने पद होंगे, 16 होंगे। क्या यहां पे 16 है क्या? नहीं है। अगर ये कोई कहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन होता तो इसको तो पता है बोनस मार्क में जाता, ठीक है। चलिए अब यहां पे जैसे कि एक ये छोटा सा प्रश्न है, माना समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है, माना समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है कि एन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर कितना है बेटा, 6 है। यदि ए क्रॉस बी में 3 अवयव, यहां पे बेटा ए क्रॉस बी के हमें 3 अवयव दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, 3,2 7,5 और 8,5, तो ए तथा बी ज्ञात करिए। अब यहां पे बच्चा अगर मैं आपसे ए पूछूं तो आप बता सकते हो कि क्या क्या होंगे, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा। अगर मैं आपसे बी पूछूं तो बी क्या हो जाएगा, 2 होगा और 5 होगा। क्या बच्चों ए और बी हमने निकाल दिया, 6 पद पूछ रहा है, 6 ही हो रहे हैं, बाकी के 3 भी निकाल चुकते हैं, ठीक है ना। एक शेष अवयव ए क्रॉस बी के पता है कितने होंगे शेष अवयव, 3 2 आ गया, 3 5, 3,5 होना चाहिए था, 7,2 होना चाहिए था और 8,2 होना चाहिए था, खत्म, ठीक है। ये यहां पे होने चाहिए थे शेष अवयव, ए 3 7 8, ए 3 7 8 और बी 2 और 5। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। पंकज क्लियर हो रहा बेटा, शिव बिल्कुल सही है, मुस्कान बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्पीडली बेटा आंसर दिया करो, अच्छा लगेगा। बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम जेई के क्वेश्चन नहीं करेंगे बेटा, जेई के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन थोड़ा बेसिक्स को कवर करने के बाद, ठीक है। चलिए तो ये चीजें तो हमें आ गई। अब मैं आपसे इसमें पूछूं, क्या इसमें बेटा आप निकाल सकते हो, ये क्या है आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओ हाँ। तो अगर मैं आपसे ए की बात करूं, ए कितना है बेटा यहाँ पे, 1 2 3। अगर मैं बी की बात करूं तो बी कितना आ रहा है, 3 और 8। अगर बच्चा यहाँ पे ए यूनियन बी की बात करें, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 1 2 3 8। और अगर मैं आपसे ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, दोनों में कॉमन, ये लो। अब यहां पे अगर मैं ए यूनियन बी, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन बी से बात करूं तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 1,3 2,3 3,3 और 8,3।
ये बच्चा आपका आंसर होगा। बहुत बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा आपके, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये बेसिक आपका क्लियर करने के लिए, जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज आ गया तो मैंने कहा चलो करवा लेते हैं, वरना मैं ये क्वेश्चन कभी नहीं करवाता हूं क्लास में, ठीक है। क्या कहते हो यार, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है, यस और नो? अब बात करते हैं संबंध की, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैंने दो चीजें तो क्लियर कर ली आपकी। कर्मित युग्म क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। कर्मित युग्म का मुझे रिक्वायरमेंट क्या पे हुई, कार्तिक गुणन में, ठीक है। कर्मित युग्म कार्तिक गुणन। अब हम बात करेंगे किसकी, संबंध की, ठीक है। क्योंकि कार्तिक गुणन अगर आपको समझ में आ गया तो संबंध बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, संबंध बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। अभी देखना आप कहोगे सर ये क्या था, ये तो बिल्कुल आ गया, ठीक है। बता दूं, कुछ नहीं सर, पूरा क्लियर है। अब देखो संबंध में, चलो दोबारा से रिलेशन की बात करते हैं, संबंध की बात करते हैं, ठीक है। एक बेटा छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहले तो मैं इस वाले से बता रहा हूं, उसके बाद मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, एक बहुत छोटा सा पारिवारिक एग्जाम्पल फील करवाऊंगा आपके परिवार से। रिलेशन वर्ड क्या होता है, रिलेशन का मतलब ये नहीं होता रिलेशनशिप कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कि हाँ सर ये रिलेशनशिप है। रिलेशन मतलब पेरेंट्स का बेटे से हो सकता है, पिता का अपने, जो अगर बेटे के साथ पिता बेटी, माँ बेटी, या दादी दादा दादी पोता, ये सब एक रिलेशन ही तो है कि हाँ एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ ये कुछ ऐसा है इनके बीच में, ठीक है। पड़ोसी, चाचा चाची, सब ये एक रिलेशन को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे जैसे कि मैं पहले तो अपने एग्जाम्पल पे आता हूं, ए मेरे पास समुच्चय है, ठीक है। अगेन यहां पे रिया मुस्कान, रिया मुस्कान पंकज और शिव, अगेन यहां पे बी, ठीक है। क्या हो गया, बी। यहां पे वही गोवा, गोवा, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, दुबई, दुबई, और यहां पे मालदीव, ठीक है। संबंध, रिलेशन, अब मतलब कुछ नाम होना चाहिए। सारे बच्चे देख रहे हैं। अब मैंने यहां पे एक कंडीशन लगा दी बेटा, ए से बी में पहले तो ए क्रॉस बी कर रहा था, लेकिन ए से बी में एक संबंध आर, यहां पे बेटा आर है, मैं कहूंगा ए से बी में एक संबंध आर है। आर की अगर यहां पे बात करें, आर ए से बी में एक संबंध आर इस प्रकार है, इसको ऐसे लिखते हैं, या मैं यहां पे लिख रहा हूं आर संबंध ए से बी में इस प्रकार है। मैं अपनी मर्जी से कोई सा भी संबंध बना सकता हूं, कोई सा भी। मैंने यहां पे क्या बता दिया कि संबंध आर इस प्रकार है कि समुच्चय ए के जो अवयव हैं, मतलब कि रिया, पंकज और शिव और मुस्कान, ये बच्चों ने टॉप किया, ठीक है ना। अब मेरी कोचिंग का यार बजट नहीं है ज्यादा। पहले तो मैं क्या कर रहा था, सबको भेज रहा था कि बेटा तीनों में जाना है, तीनों में जाओ। अब मैंने क्या कर दिया, एक कंडीशंस लगा दी। मैंने लगा दी यहां पे कंडीशन कि समुच्चय ए का जो भी अवयव है समुच्चय बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव के साथ कर्मित युग्म बना सकता है। क्या कंडीशन लगा दी बेटा मैंने, कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव, मतलब प्रत्येक अवयव नहीं, सिर्फ एक अवयव के साथ कर्मित युग्म बना सकता है। अगर मैं यहां पे अपनी मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि रिया हो, मुस्कान हो, चाहे पंकज हो, चाहे शिव हो, इनको मैंने ये बोला संबंध आर ऐसा मैंने दिया
कि बेटा आप अपनी मर्जी से अपनी जगह चुन सकते हो और वहां पे जा सकते हो 3 दिन के लिए। ठीक है, तो रिया बेटा आप कहां जाना चाहोगे? रिया बेटा आप कहां जाना चाहोगे, जल्दी से बताओ। रिया दुबई, मालदीव या फिर गोवा? सबसे पूछूंगा, ये एक संबंध हो जाएगा। रिया कहां जाओगे, जल्दी बताओ यार। गोवा, मालदीव या फिर दुबई? तीनों का अब कंडीशन नहीं है, तीनों के लिए नहीं है। इसके बाद बाकी भी बच्चे बताएं। रिया ने कहा कि सर मैं मालदीव जाऊंगी। बाकी के बच्चे भी जल्दी बताएं। मुस्कान आप कहां जाओगे? पंकज आप कहां जाओगे? पंकज ने बता दिया, पंकज कह रहा है सर मैं तो गोवा जाऊंगा। बेटा फ्री में भेजने, बाहर तो चला जाता कम से कम, अभी भी गया तो गोवा गया, चलो कोई बात नहीं। रिया ने मालदीव कहा। मुस्कान बेटा आप कहां जाओगे? शिव कह रहा है, मुस्कान कह रही है दुबई। मुस्कान ने कहा है, मैं अलग अलग ले रहा हूं जिससे कि दिक्कत नहीं हो। यहां पे पंकज ने कहा था कि मैं गोवा जाऊंगा। अगेन मुस्कान ने कहा दुबई और शिव ने कहा, शिव ने भी कहा दुबई। ठीक है, तो एक बच्चों यहां पे आप देखेंगे कि अगर मैं यहां पे, अब कार्तीय गुणन तो है ये, लेकिन इसमें सभी अवयव नहीं लिया। मैं यहां पे बोलूंगा कि रिया का कर्मित युग्म किसके साथ बना? मालदीव के साथ। ठीक है, अगेन यहां पे मुस्कान एम कहां पे? दुबई। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी? पंकज की, तो पंकज ने क्या कहा? गोवा। ठीक है, और फिर इसके बाद शिव, शिव ने क्या कहा, कह दिया यहां पे? शिव ने कह दिया भाई दुबई। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, ये जो यहां पे बना ना, एक संबंध को व्यक्त करता है। समुच्चय ए से बी में परिभाषित जो कार्तीय गुणन होता है उसका एक उप समुच्चय क्या कहलाता है बेटा? संबंध कहलाता है। यहां पे आप देखेंगे ये सारे के सारे अवयव किसमें उपस्थित थे? ये सारे के सारे अवयव किसमें उपस्थित थे बच्चा? ये कार्तीय गुणन में उपस्थित थे। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये जो R है वो A क्रॉस B का उप समुच्चय है। संबंध R जो होता है, संबंध R जो होता है वो क्या होता है बच्चों? कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है। मतलब कार्तीय गुणन में से मैंने एक कंडीशन लगा दी, कार्तीय गुणन में एक मैंने कंडीशन लगा दी, वही क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। सिंपल शब्दों में, सिंपल शब्दों में कार्तीय गुणन में मैंने क्या लगा दी बेटा? कंडीशंस लगा दी। इस कंडीशंस को ही क्या कहते हैं बेटा? इस कंडीशंस को ही मैं रिलेशन कहता हूं। जैसे मैंने यहां पे कंडीशन क्या लगाई? आर संबंध ए से बी में इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव सिर्फ बी के एक अवयव के साथ बनाएगा। मैंने आपको कंडीशन क्या दे दी कि इसमें जो प्रत्येक अवयव है वो सिर्फ एक ही के साथ कर्मित युग्म बना सकता है। तो आर ने मालदीव, एम ने दुबई, पी ने गोवा और एस ने दुबई। सेम सेम भी हो सकते थे। सर आपने तो कहा एक के साथ संबंध होना चाहिए। हाँ तो बेटा एक ही के साथ तो है। संबंध कोई भी हो सकता है बेटा, कैसा भी हो सकता है। मैंने अपनी मर्जी से दे दिया एक के साथ। संबंध ये भी कहेंगे कि दो के साथ हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, आप देखो एक ही के साथ तो है। रिया मालदीव जा रही है, मुस्कान दुबई जा रही है, पंकज गोवा जा रहे हैं और शिव भी दुबई जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर शिव और मुस्कान दोनों दुबई जा रहे हैं, जा सकते हैं ना, लेकिन मुस्कान तो एक ही जगह जा रही है ना दुबई, और पंकज भी एक ही, सॉरी कौन था? शिव भी तो दुबई जा रहा है,
एक ही जगह तो जा रहे हैं दोनों, ठीक है, एक ही बार जा रहे हैं ना, किसी भी को भी 2 बार तो भेजा नहीं हमने। जो हमने रिलेशन लिखा वो क्या हमने फुलफिल किया? जो हमने संबंध लिखा क्या हमने उसको फुलफिल किया? यस और नो? तो संबंध आर जो होता है हमेशा कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। इसमें पता है कितने संबंध बन सकते हैं? एक संबंध नहीं बन सकता, इसमें बहुत सारे संबंध बन सकते हैं, बहुत सारे। अब संबंधों की संख्या भी निकालना बताऊंगा, लेकिन पहले मैं संबंध बताना चाहता हूं आपको अच्छे से। क्या ये बात समझ गए बच्चा? चलो एक मैं जनरल वे में बता रहा हूं आपको संबंध का मतलब, संबंध का मतलब, ठीक है। आपका बेटा मकान है, आपका परिवार है, ठीक है ना, आपके परिवार में मम्मी पापा हैं, ठीक है ना, आपके भाई बहन है, ठीक है, आपके परिवार में आप सब माता पिता और भाई बहन है, आपके ताऊजी होंगे या आपके चाचा वगैरह होंगे, ठीक है, या आपके पड़ोसी मान लो, ठीक है। अब एक बात बताओ कि आपके घर में आप भाई बहन है 2 और मम्मी पापा हैं, ठीक है, मम्मी पापा और भाई बहन, ठीक है। दूसरा एक घर है, वहां पे मम्मी पापा है और 3 भाई बहन है, ठीक है ना, 3 भाई बहन है, ओके। यहां पे कार्तीय गुणन क्या होगा कि दोनों में अच्छा मेल जोल है, कि जो पहले घर के पापा हैं वो अब वहां के सभी सदस्यों से अच्छे से बात करते हैं, चाहे वहां के दूसरे घर के उसके पापा हो, मम्मी हो, छोटे भाई हो, बहन हो, सबसे बात करते हैं। इसी तरीके से पहले घर की मम्मी सभी बच्चों से, उनके मम्मी पापा से बढ़िया बात करती हैं, ठीक है। छोटे जो भाई बहन है 2, उस घर के सभी भाई बहनों से, मम्मी पापा से बहुत अच्छे बात करते हैं, मतलब कि बढ़िया बॉन्ड बना हुआ है। इसको हम कहेंगे कार्तीय गुणन, मतलब समुच्चय ए का या पहला जो घर है उसके सभी सदस्य समुच्चय बी के सभी सदस्यों से बढ़िया बातचीत करते हैं, कोई किसी से मनमुटाव नहीं है, ठीक है, कोई किसी से मनमुटाव नहीं है। पहले घर दूसरे घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? कार्तीय गुणन। ये क्या हो गया? कार्तीय गुणन, ओके। अब मैं यहां पे एक कंडीशन लगा देता हूं। एक कंडीशंस क्या लगाता हूं बेटा? कि जो समान समान होते हैं ना उनमें नहीं बनती, ठीक है। जैसे कि आपके घर में कोई लेडीज है या कोई अदर, मान लो, कहोगे सर हमें क्यों बोल रहे हो, जैसे कि कोई एक आंटी जी है, दूसरी आंटी जी के जलेगी, बात नहीं करेंगी, अंदर ही अंदर कुछ होता है कि यार ये पता नहीं चुगली मार करते हैं या वो करते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक घर में जैसे कि पापा है, मम्मी है, भाई है और बहन है, ठीक है। दूसरे घर में भी पापा है, मम्मी है, भाई बहन है। अब यहां पे पापा दूसरे घर के पापा से बात नहीं करता, दोनों भाई हैं आपस में लेकिन मनमुटाव है। 2 आपस में लेडीज हैं, वो बात नहीं करती, एक दूसरे से मनमुटाव है। दोनों आपस में भाई हैं, वो बात नहीं करते हैं। दोनों बहनें हैं, बात नहीं करती हैं। लेकिन जो पापा हैं वो दूसरे घर के, चाहे मम्मी हो या बच्चे हो, उनसे बात करते बढ़िया, लेकिन अपने भाई से बात नहीं करते हैं, मनमुटाव है। तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया? एक कंडीशंस लगा दी। कंडीशंस क्या लगाई? कि पहले घर के जो फादर हैं दूसरे घर के फादर से बात नहीं करते, मतलब उनमें कर्मित युग्म नहीं बनेगा। पहले घर की मम्मी दूसरे घर की मम्मी से बात नहीं करते, कर्मित युग्म नहीं बनेगा। पहले घर का भाई दूसरे घर के भाई से बात नहीं करता, कर्मित युग्म नहीं बनेगा। बहन दूसरे घर की बहन से बात नहीं करती, उसका कर्मित युग्म नहीं बनेगा। लेकिन पहले घर के जो पापा हैं वो बाकियों के साथ कर्मित युग्म बनाएंगे। मम्मी दूसरे घर की मम्मी को छोड़ के बाकियों के साथ कर्मित युग्म बनाएगी। बहन बाकियों के साथ कर्मित युग्म बनाएगी, बहन के साथ नहीं बनाएगी। भाई बाकी के साथ कर्मित युग्म बनाएगा, लेकिन भाई के साथ कर्मित युग्म नहीं बनाएगा। यही होता है बेटा संबंध, यही होता है संबंध। क्या समझ में आया बच्चों? कुछ पल्ले पड़ा माइंड में? हाँ या ना? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत बेसिक बताया है, बहुत बेसिक से। संबंध एक विशेष प्रकार का क्या होता है, मतलब एक तरीके की कंडीशंस बोल सकते हो आप। कंडीशन मैंने कार्तीय गुणन में कंडीशंस लगा दी तो वो क्या कहलाएगा? एक संबंध कहलाएगा। यस सर, क्लियर है? मुझे लग रहा है अच्छे से क्लियर नहीं हुआ शायद।
मुझे लग रहा है अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, क्या कहते हो? क्लियर है पक्का? मजा वजा नहीं आ रहा? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मुझे तो पहले ये बताओ। रिलेशन, संबंध, संबंध, संबंध मतलब रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या होता है? किसी कार्तीय गुणन में, किसी कार्तीय गुणन में, ठीक है ना, अगर मैं एक कुछ विशेष स्थिति लगा दूं, उस विशेष स्थिति को ही क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। बहुत अच्छे से समझ गई सर। किसी कार्तीय गुणन में, किसी कार्तीय गुणन में विशेष प्रकार की, किसी कार्तीय गुणन में विशेष प्रकार की स्थिति, विशेष प्रकार की स्थिति क्या कहलाती है बच्चों? एक संबंध कहलाती है। किसी कार्तीय गुणन में विशेष प्रकार की स्थिति एक संबंध को दर्शाती है, संबंध को दर्शाती है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कार्तीय गुणन में अगर आपने एक कंडीशंस लगा दी तो वो क्या कहलाएगा? एक संबंध कहलाएगा। संबंध कुछ भी हो सकता है बच्चों। कितने संबंध होते हैं इसके बारे में मैं बात करूंगा। अब यहां पे जैसे कि मैंने कहा कि जो संबंध होता है, संबंध, संबंध कार्तीय गुणन का, संबंध कार्तीय गुणन का, कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय, संबंध कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय, उपसमुच्चय होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर कोई संबंध R है तो उसको मैं A क्रॉस B से व्यक्त कर सकता हूं। ये बेटा कंडीशंस होती है। क्या ये बात समझ में आई? और यहां पे बच्चा अगेन मैं यहां पे कहूंगा R है संबंध, R में A कोमा B होंगे, और यहां पे भी बेटा ध्यान रखना A से लेते हैं और B से लेते हैं। लेकिन एक कंडीशन हो जाती है बेटा रिलेशन में कि सारे अवयव नहीं आते यहां पे, ठीक है। अगर यहां पे मैं बात करूं तो ये जरूर आप लिखना कि जो R होगा वो A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज, आप ये आनी चाहिए। हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, रिया शिव मजा आ रहा है। चलिए तो अभी बच्चों में यहाँ पे इसको एंड करूंगा, ठीक है ना। संबंध के बारे में बताना था, संबंध के बारे में और भी काफी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी, संबंध का थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अभी बताऊंगा तो फिर टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन को बेटा अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पहली डीपीपी को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगा। पंकज बेटा आप यही हो? ये समझ में आ गया बच्चों। किसी कार्तीय गुणन में विशेष प्रकार की एक स्थिति होती है, एक संबंध को दर्शाती है, और संबंध क्या होता है बेटा? कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। कोई डाउट नहीं है? बच्चे कह रही है कि सर इतनी जल्दी। बेटा 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। पता नहीं चलता है मैथ में, वो बात आपकी सही है, ठीक है। इस टाइम को मैं और ज़्यादा इंक्रीज करूंगा, क्योंकि अब मैथ की हमेशा लास्ट क्लास रहेगी, तो जब मन होगा तब मैं वो करूंगा, चाहे 8 बजे तक पढ़ाऊं, ठीक है, पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा है कि जल्दी पढ़ाने की कोई मुझे ज़रूरत है। कोर्स सही चल रहा है, टाइम टू टाइम चल रहा है, तो कोई टेंशन मत लो तुम, ओके। तो चलिए बच्चों कल मिलते हैं सेशन में, लेकिन पढ़ के आइएगा जो आज पढ़ाया है। डीपीपी डीएसए को सोल्व करिएगा, फिर मिलते हैं कल। संबंध को अगेन मैं यहाँ पे डेफिनेशन बताऊंगा और इसको फिनिश करूंगा, और उसके